दिसंबर 1971 में अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल वॉरशिप यूएसएस एंटरप्राइज, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको बे ऑफ बंगाल में भेजा। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई चल रही थी और यूएस इस शिप को भेज के इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहा था। ये जो इंसिडेंट है, इसके बारे में आज जब भी बात होती है इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, चाइना और रशिया के रिलेशंस की, तो इस इंसिडेंट का जिक्र मिलिट्री सर्कल्स में हमेशा किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ था कि अमेरिका को इतना दूर भारत के एक कॉन्फ्लिक्ट में अपनी सबसे ताकतवर शिप को भेजना पड़ा? उस पूरी घटना के अराउंड क्या रीजंस थे, क्या क्या उस समय हुआ, और अल्टीमेटली ये जो यूएस ने किया था इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च की है इस किताब से, ट्रांजिशन टू ट्रायम्फ। इसको लिखा है इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी ने। इस किताब के अंदर जो भी इस लड़ाई के दौरान मेन प्लेयर्स थे, चाहे वो मिलिट्री कमांडर्स थे, चाहे पॉलिटिशियंस, उन्होंने अपने मेमोइर्स में एग्जैक्टली क्या लिखा है इस लड़ाई के बारे में, वो सारी चीज़ें इस किताब में लिखी हैं। अगर आप किताब को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको कुछ कोट्स इस किताब से एग्जैक्टली पढ़ के बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बातें हो रही थी अमेरिका के अंदर इस लड़ाई के दौरान, इस लड़ाई के बारे में। अगर आप जिज्ञासुओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बनने के बारे में सोच सकते हैं। मेंबर्स को कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है, जिसमें मैं किसी जियो पॉलिटिकल इवेंट या कभी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में बात करता हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है 1971 में। उस समय आज जहाँ पे बांग्लादेश है, उस एरिया को हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की टेरिटरी थी। पर 1971 ईस्ट पाकिस्तान के लिए अच्छा साल नहीं था, खास करके वहाँ की सिविलियंस के लिए, क्योंकि उस साल में सिविलियंस को सरकार से कुछ शिकायतें थीं, और उन शिकायतों के खिलाफ जब ये विद्रोह कर रहे थे तब सरकार उनको बहुत बेरहमी से कुचल रही थी। हज़ारों लोग मारे जा रहे थे। ऐसी अनरेस्ट वाली सिचुएशन से बचने के लिए अब ईस्ट पाकिस्तान से लोग भाग भाग के भारत के अंदर आ रहे थे। तो जो भी भारत के एरियाज थे, जो ईस्ट पाकिस्तान से जिनका बॉर्डर लगता था, वहाँ पे लाखों रेफ्यूजीज इकट्ठा हो रहे थे, और इसकी वजह से इंडिया के लिए भी एक सीरियस पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो रही थी। ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल वाली बात थी। इसीलिए फिर उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को बुलाया और उनको कहा कि हमको ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री सॉल्यूशन निकालना चाहिए, एक मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए। तब मानेकशॉ जी ने कहा कि ये ऑपरेशन किया जा सकता है, पर उसके पहले अपनी सारी जो इंडिया के पास आर्म फोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, ईस्ट पाकिस्तान के पास लेके जाना पड़ेगा। उसके ऊपर कुछ और कंसिडरेशंस भी थे। ये भी देखना था कि अगर इंडिया ने तुरंत कोई मिलिट्री एक्शन किया तो हो सकता है कि चाइना रिटेलिएट करे। अभी बारिश का मौसम आने वाला था, तो बारिश होगी अगर तो इंडियन फोर्सेस का मूवमेंट भी धीरे हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि ये ऑपरेशन साल के एंड की तरफ करना चाहिए। परंतु दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान ने, उस समय जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान था, उन्होंने एक एरियल अटैक कर दिया इंडियन वेस्टर्न फ्रंट पे जो एयरफील्ड्स हैं उनके ऊपर। ये एयर अटैक्स हुए थे 3 दिसंबर को, और इसी तारीख से 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर की शुरुआत होती है। अब पाकिस्तान ने ये अटैक करके शुरुआत तो कर दी, पर इसको रिटेलिएट करने के लिए फिर इंडियन एयरफोर्स ने एक अटैक किया, और उसके बाद फिर ग्राउंड फोर्सेस भी वेस्टर्न फ्रंट पे मूव होने लगी। तो यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे कुछ फोर्सेस पहले पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के अंदर आई, पर उनको धकेलते हुए पहले इंडियंस ने उनको पीछे किया, और उसके बाद फिर इंडियन फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट में बहुत जगह पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने लगी थी, और लगातार पाकिस्तान की फोर्सेस पीछे हो रही थी। बहुत हैवी कैजुअलिटीज हो रही थी। ईस्टर्न फ्रंट पे भी इंडियन फोर्सेस लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पूरी तरह एयर सुप्रीमेसी बना ली थी। जितनी भी एयरफील्ड्स थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उनको इस तरह डिसेबल कर दिया था कि अब पाकिस्तान की जो फोर्सेस, एयरफोर्स वहाँ पे थी, वो खास काम नहीं कर पा रही थी। तो एयर सुप्रीमेसी भारत के पास थी। उसके ऊपर से इंडियन नेवी ने, उनके ईस्टर्न कमांड ने अपनी शिप्स को भेज के ईस्ट पाकिस्तान पे एक नेवल ब्लॉकेड भी लगा दिया था। तो अब ये हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान के पास बाहर से कोई नेवल मदद नहीं आ सकती। ये सेम चीज़ वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर भी की गई थी, वहाँ पे भी एक नेवल ब्लॉकेड लगाया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने भी ब्लॉकेड लगाने का एक एक्शन किया था, पर वो सिर्फ एक पेपर ब्लॉकेड था, वो इफेक्टिव नहीं था। अब बात ऐसी हो गई थी कि 10 दिसंबर तक आते आते इंडियन फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इतना तेजी से एडवांस कर रही थी। इसमें से एक जगह थी दौड़ कांडी,
वहाँ से ढाका सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। इसको एक बार मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से सोच के देखिए, आप जिस जगह पे अटैक कर रहे हैं वहाँ की राजधानी आपसे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, तो आपके दुश्मनों के लिए कितनी डराने वाली बात होगी। और इस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा था सीधे वॉशिंगटन के अंदर। इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा भारत और पाकिस्तान के लेंस से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा और पूरी दुनिया में उस समय क्या हो रहा था वो समझना पड़ेगा। ये समय था कोल्ड वॉर का, जब उस समय के सबसे दो बड़े सुपर पावर यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों के बीच में एक्टिवली कोई लड़ाई नहीं थी, पर दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई मेजर मिलिट्री एक्शन होता था तो ये दोनों कंट्रीज़ वहाँ पे घुस जाती थी, ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान में हो रहा था ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो इसमें भी जो भी प्रोग्रेस हो रही थी, जो भी अपडेट्स दिन के आ रहे थे, वो सीधा वॉशिंगटन और मॉस्को पहुँच रहे थे। तो ये जो 10 दिसंबर पे हुआ कि इंडियन फोर्सेस बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी ढाका में, ये चीज़ वॉशिंगटन में जब पता चली तो वो लोग बिल्कुल एक्टिविटी में आ गए कि अब क्या करें। अब हुआ ये था कि 1971 के दौरान और उसके पहले भी पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट करता था। दरअसल 1959 में यूएस और पाकिस्तान के बीच में एक बाईलैटरल एग्रीमेंट हो गया था, जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को ये वादा किया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करता है तो यूएस पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा। तो अब ये जो 1971 में हो रहा था, इसको लेके वॉशिंगटन के अंदर एक स्पेशल एक्शन ग्रुप बना हुआ था। ये ग्रुप बेसिकली जब भी मीटिंग करता था तो इसमें बात होती थी कि अगर कोई मेजर मिलिट्री एक्शन कहीं पे हो रहा है या कहीं बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया है तो उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, ये ग्रुप मिलकर बात करता था। 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई थी। अगले ही दिन 4 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस ने एक मोशन को पास कराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि ये दोनों साइड सीज फायर कर लें, पर इस रेजोल्यूशन को सोवियत यूनियन ने वीटो किया था, उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। फिर अगले ही दिन 5 दिसंबर को एक बार फिर से यूएस ने कोशिश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको बंद कराने के लिए, पर फिर से सोवियत यूनियन ने इसको ब्लॉक कर दिया। अब देखिए यूएस यहाँ पे क्या कर रहा था, वो सिक्योरिटी काउंसिल में ये सीज फायर को पास कराने की कोशिश कर रहा था ताकि पाकिस्तान, जो कि यूएस का एलाय था, वो इंडियन फोर्सेस के अटैक के नीचे दब के ऐसा ना हो जाए कि पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो यूएस किसी भी हालत में ये नहीं होने देना चाहता था। तो ये जो दोनों रिजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की थी यूएस ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जब वो फेल हो गए तो 8 दिसंबर को वॉशिंगटन के अंदर स्पेशल एक्शन ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी। ये जो स्पेशल एक्शन ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, इनके मिनट्स यानी इसमें क्या एग्जैक्टली बात हुई थी, ये लीक होके अगले साल 1972 के जनवरी में पब्लिश हुआ था। और उसमें जब आप उसको पढ़ते हैं तो पूरा पता चलता है कि क्या डिस्कशंस हो रहे थे। तो 8 दिसंबर की इस मीटिंग में CIA डायरेक्टर हेम्स ने ये कहा कि इंडियन फोर्सेस अब नदी के पास पहुंच चुकी हैं, 2 या 3 दिन के अंदर वो ढाका को भी कैप्चर कर लेंगी। ये बहुत ही सीरियस मिलिट्री सिचुएशन थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ बहुत हैवी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वेस्टर्न पाकिस्तान ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पुंछ को कैप्चर कर लिया है, पर इस पूरे ऑपरेशन में बहुत हैवी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और इंडियन फोर्सेस भी पाकिस्तान के अंदर घुस रही हैं। ये सारी सिचुएशन वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ख़राब थी। इस मीटिंग में हेनरी किसिंजर भी शामिल थे। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि उस समय ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और वियतनाम को लेके और 1971 के भारत पाकिस्तान के वॉर को लेके इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसी मीटिंग में किसिंजर ने क्या कहा, मैं कोट करता हूँ, व्हाट वी मे बी विटनेसिंग इज अ सिचुएशन वेयर इन अ कंट्री इक्विप्ड एंड सपोर्टेड बाय द सोवियट्स may be turning half of Pakistan into an important state and the other half into a vassal. We must consider what other countries may be thinking of our action. यानी वो ये कह रहे थे कि एक ऐसा कंट्री जो कि सोवियत यूनियन द्वारा बैक्ड है, सपोर्टेड है, वो एक ऐसे कंट्री को डोमिनेट कर लेगा या हरा देगा जो कि यूएस का एलाय है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसको इंटरनेशनली कैसे देखा जाएगा उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। यानी किसिंजर ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया पूरी तरह पाकिस्तान को हरा दे। उसी मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा, देयर कैन बी नो डाउट व्हाट द प्रेसिडेंट वांट्स। द प्रेसिडेंट डज नॉट वांट टू बी इवन हैंडेड। द प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट इंडिया इज द अटैकर। वी आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस द आइडिया दैट इंडिया हैज जेपरडाइज्ड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये भी कह रहे थे कि प्रेसिडेंट निक्सन ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने अटैक किया है,
इंडिया अटैकर है और यही परसेप्शन बनना चाहिए। वो इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में सिविलियन सिचुएशन क्या थी, वहाँ पे क्या मैसेकर हो रहे थे, क्या लोगों को मारा जा रहा था। इसको पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो इस कॉन्फ्लिक्ट में ये ओपिनियन बनाना चाह रहे थे कि इंडिया इज़ द अटैकर और यही चीज़ कन्वे होनी चाहिए। और इसीलिए यूएस इवन हैंडेड नहीं लगना चाहिए, यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यूएस बिल्कुल संभाल के एक्शन ले रहा है। यूएस का एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे इंडिया को क्लियर सिग्नल जाए कि यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट के विरोध में है। यानी यूएस के इस एक्शन से इंडिया को ऐसा लगना चाहिए कि अब इस लड़ाई में अमेरिका भी शामिल है, और इंडिया कोई भी एक्शन लेता है तो इस एहसास के साथ ले कि अमेरिकन प्रेजेंस भी वहाँ पे है। ऐसा करने का अमेरिका का रीजनिंग ये था कि अगर एक ऐसा कंट्री जो कि सोवियत यूनियन द्वारा बैक्ड है, ऐसा कंट्री अगर एक ऐसे कंट्री को हरा देता है या डोमिनेट कर लेता है जो कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हैं और यूएस भी उनको सपोर्ट करता है, तो इस घटना का इंटरनेशनली एक ख़राब प्रभाव पड़ेगा। और कुछ कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया में, जैसे ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, जिनके पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक रिलेशंस हैं। तो अगर इनमें ये इमेज बनानी है कि यूएस हेल्प करने के लिए आता है, तो इस सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस दिखानी ज़रूरी है। साथ ही यूएस ये भी सोच रहे थे कि अभी चाइना के साथ हम नए रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मौके पे हमने चाइना के एक एलाई को साथ नहीं दिया उनका, तो ख़राब बात हो जाएगी। उसके ऊपर से उनका एक कंसर्न ये भी था कि 1959 में एक उनका बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को ये प्रॉमिस किया था कि अगर इंडिया से कुछ हमला होता है तो उसकी सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका आएगा। और अल्टीमेटली इसको कोल्ड वॉर के लेंस से देखें इस पूरी सिचुएशन को, तो अमेरिका को ये भी डर था कि अगर सोवियत यूनियन के बैक्ड कंट्री को हमने यहाँ पे नहीं रोका तो सोवियत यूनियन को बाकी दुनिया के हिस्सों में वो कॉन्फिडेंस और वो बोल्डनेस मिल जाएगी कि बाकी जगह पे भी एक्शन कर सकते हैं। तो सारा जो कोल्ड वॉर में हमारा जो डोमिनेंस कहीं कहीं पे बना हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इन सारी बातों को सोचते हुए अमेरिकन लीडरशिप को कुछ तो ऐसा एक्शन करना था जिससे ये दिखाई पड़े कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पर एक्शन एग्जैक्टली किया क्या जाए। इसके लिए 10 दिसंबर को अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक टास्क ग्रुप का निर्माण किया। एक यूएस की नेवी की कुछ शिप्स इकट्ठा की, जिसमें सबसे बड़ी सबसे ताकतवर शिप थी यूएसएस एंटरप्राइज, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड है। उसके साथ एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और एक लैंडिंग शिप। इन शिप्स को मिला के एक टास्क ग्रुप 74 बनाया गया। अच्छा, इस समय यानी दिसंबर 1971 के समय यूएसएस एंटरप्राइज गल्फ ऑफ टोंकिन के एरिया में था। वहाँ पे वो जो अमेरिकन वियतनाम में उलझे हुए थे, उन ऑपरेशंस को ये यूएसएस एंटरप्राइज सपोर्ट कर रहा था। तो अब 10 दिसंबर को यूएसएस एंटरप्राइज को टास्क ग्रुप 74 में डाल दिया गया और उनको ऑर्डर दिया गया कि आप गल्फ ऑफ टोंकिन से निकल के सिंगापुर की तरफ जाइए। इतने ही ऑर्डर्स दिए गए, आगे कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया था। ये एक बहुत ही अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब आप एक टास्क फोर्स, एक टास्क ग्रुप बनाते हैं, कुछ शिप्स को आप कहीं से निकाल के कहीं और भेजते हैं, तो क्लियरली आप उनको बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर कुछ भी स्पेसिफिक टर्म्स में इस टास्क ग्रुप को बताया नहीं गया था। और ये चीज़ खुद कह रहे थे यूएस नेवी के एडमिरल एल्मो जुमवॉल्ट, जो कि उस समय यूएस नेवी के नेवल ऑपरेशंस के चीफ थे। उन्होंने जो अपनी एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि उनको ऊपर से ऑर्डर तो आ गए थे कि इस टास्क ग्रुप को बना के आके सिंगापुर जाना है, पर क्लियरली ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे, और ना क्लियरली प्रेसिडेंट से ऑर्डर आए और ना चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ से कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले। और इसी वजह से एडमिरल जुमवॉल्ट नहीं चाहते थे कि इस टास्क ग्रुप को बना के एक ऐसे एरिया में भेजा जाए जहाँ पे ये टास्क ग्रुप और इसके अंदर जो सेलर्स हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। पर फिर भी क्योंकि ऑर्डर्स आए हुए थे, तो ये शिप निकल के अब गल्फ ऑफ टोंकिन से पहुंच गई सिंगापुर के पास और वहां फर्दर ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। 12 दिसंबर को इनको फ्रेश ऑर्डर्स मिले वॉशिंगटन से। इन ऑर्डर्स में लिखा था कि आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करके इंडियन ओशन की तरफ जाना है, पर इसके कुछ ही देर के बाद इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया और अगले दिन फिर से ऑर्डर्स आए, और ये ऑर्डर्स बिल्कुल सेम थे पिछली बार के ऑर्डर्स की तरह कि आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इंडियन ओशन की तरफ जाना है, पर इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी। टास्क ग्रुप को यह कहा गया कि आपको अपनी ज़्यादातर सेलिंग दिन के टाइम करनी है, उजाले के समय, क्योंकि अमेरिकन्स को ये दिखाना था कि जब वो इस स्ट्रेट से गुजर रहे हैं
तो आसपास अगर कोई भी शिप्स हैं या कोई भी सैटेलाइट ऊपर हैं तो उनको क्लियरली नज़र आ जाए कि अब बे ऑफ बंगाल की तरफ ये यूएस की शिप्स जा सकती हैं। यानी जो ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में जो एक्शन चल रहा है उसमें यूएस नेवी इन्वॉल्व होने जा रही है। अब क्योंकि ये टास्क ग्रुप जिसमें यूएसएस एंटरप्राइज था, एयरक्राफ्ट कैरियर था इतना बड़ा, अब इतना बड़ा जब शिप मूव कर रहा है दिन के उजाले में तो लोग उसको देखेंगे, इस पर सवाल उठेंगे। तो क्यों ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था? इसके लिए कवर स्टोरी वॉशिंगटन ने क्या बनाई, उन्होंने कहा कि हम इस टास्क ग्रुप को इसलिए भेज रहे हैं उस तरफ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में कुछ अमेरिकन फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए ये टास्क ग्रुप जा रहा है, जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कमज़ोर बहाना था। क्योंकि आप अगर आपके कुछ बंदे फंसे हैं, पहली चीज़ तो जितने बंदे फंसे थे वो 100 से भी कम थे, और जितने लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए और ऐसे तरीके हैं जिसमें आप कम रिसोर्सेज लगाओगे और रिलेटिवली आसानी से आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक टास्क फोर्स बना के स्पेशली जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सब जानते थे, इनफैक्ट सोवियत यूनियन, इंडिया में भी लोग जानते थे कि ये जो कवर स्टोरी दी जा रही है ये सिर्फ एक कवर स्टोरी है, असली रीज़न वो नहीं है कि क्यों यहाँ पे अमेरिकन शिप्स आ रही हैं। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, जब ये अमेरिकन शिप्स सिंगापुर से निकल के इंडियन ओशन की तरफ जाने वाली थी उसके पहले ही, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही, सारे जो बचे कुछ अमेरिकन थे उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया था। ग्राउंड रियलिटी ये थी, पर कवर स्टोरी बताई गई थी कि हम उनको इवैक्यूएट करने जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे कोई बचा ही नहीं था इवैक्यूएट करने के लिए। तो अब जब ये सारी चीज़ें अमेरिकन कर रहे थे तो साथ ही साथ किसिंजर ने फिर सोवियत यूनियन को भी कांटेक्ट किया और उनको बताया कि हम अपनी नेवल एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, हम ऐसे एक शिप्स का जत्था भेज रहे हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान में जाएगा और वहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ 1959 के अंदर एक बायलैटरल एग्रीमेंट होकर रखा था और उसमें ये प्रोटोकॉल था कि हम उनकी मदद करेंगे अगर इंडिया से कोई मिलिट्री एक्शन होता है। तो ये चीज़ वो सोवियत यूनियन को बता रहे थे, ये उनको बेसिकली आगाह करने के लिए कि अगर आप वहाँ कुछ करोगे तो हमारी भी प्रेजेंस वहाँ पे है। तो एक तरह से सोवियत यूनियन को ये उन्होंने बता दिया था कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हो। सोवियत यूनियन ने क्या किया, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 3 दिसंबर को, उस समय के और उसके थोड़े से पहले ही इस पूरे इलाके में सोवियत यूनियन की नेवी की प्रेजेंस ठीक ठाक थी। उनके वहाँ पे उस समय 2 माइन स्वीपर्स थे, 2 डिस्ट्रॉयर्स थे और एक ऑयलर था। पर जैसे ये लड़ाई शुरू हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो यहाँ पे सोवियत यूनियन की नेवी की प्रेजेंस भी बढ़ने लगी। पहली चीज़ तो ये कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से एक ऑलरेडी शेड्यूल्ड था एक माइन स्वीपर और एक डिस्ट्रॉयर, जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे सोवियत फ्लीट थी उसको रिलीव करने के लिए 2 शिप्स आ रही थी। पर क्योंकि यहाँ पे लड़ाई चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान में तो ये 2 शिप्स रिलीव नहीं किया उन्होंने, ये यहीं पे रुक गई। तो 2 शिप जो रिलीफ का काम करने वाली थी वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रही थी। और जब किसिंजर जो बात कर रहे थे सोवियत यूनियन से, उसके पहले ही लगभग 6-7 दिसंबर को व्लादिवोस्टोक से एक सोवियत टास्क फोर्स निकल पड़ी थी इसी एरिया में आने के लिए। इस टास्क फोर्स में एक क्रूजर था जिसके पास क्रूजर मिसाइल्स थी और कुछ एस्कॉर्ट था उसके साथ, और ये पैसिफिक फ्लीट से निकल के अब ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। और कुछ दिनों के और बाद एक और टास्क फोर्स सोवियत यूनियन की सेकेंड टास्क फोर्स भी वहीं से होते हुए इस रीजन में घुस रही थी। तो जो पहली टास्क फोर्स थी, जब ये 9 दिसंबर के पास स्ट्रेट ऑफ सुशीमा से गुजर रही थी तो जापान से और अमेरिकन को ये क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक सोवियत टास्क फोर्स भी अब इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रही है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 16 दिसंबर को जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उनके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया और उनके साथ 93,000 पाकिस्तान ट्रूप्स ने हथियार डाल दिए। ये जो सरेंडर था ये मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक है। अब यहाँ सीजफायर हो गया 16 दिसंबर को। उसके बाद ये जो पूरी यहाँ पे नेवल सिचुएशन बन रही थी उसमें ड्रामेटिकली चेंज हुए। यूएसएस एंटरप्राइज अपने टास्क ग्रुप के साथ इतने नज़दीक पहुँच गए थे बे ऑफ बंगाल के कि अगर वो और कुछ समय सेल करते तो बे ऑफ बंगाल की इफेक्टिव रेंज में उनके प्लेन्स आ जाते। पर उसी के बाद अब सोवियत शिप्स भी यहाँ पे आ गई। तो जब सरेंडर पे साइन हो गया तो उसके आने वाले हफ्तों में, दिसंबर की बात है ये, तो जनवरी के शुरुआत के हफ्तों तक अमेरिकन शिप्स और उनके पीछे सोवियत शिप्स एक दूसरे का पीछा कर रही थी, लोग गोल गोल घूम रहे थे। उसके ऊपर से
एडमिरल जुम्वाल जो पहले ही नहीं चाहते थे कि यहाँ पे टास्क ग्रुप को भेजा जाए क्योंकि यहाँ पे खतरा है, उन्होंने अपने सुपीरियर्स को ये कह के मना लिया कि वहाँ पे जाने का इस समय क्योंकि क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, हमको अपने टास्क ग्रुप को मोड़ना चाहिए, बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं बल्कि सेलोन यानी श्रीलंका की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो टास्क ग्रुप का रूट है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं गया बल्कि मुड़ के सीलोन की तरफ आने लगा। और फिर उनके पीछे पीछे सोवियत टास्क फोर्स भी चल रही थी, और फिर वही जो मैंने आपको बताया कि ये उस सोवियत टास्क फोर्स उस यूएसएस टास्क ग्रुप का पीछा कर रही थी। इन्होंने कुछ चक्कर लगाया एक दूसरे, और इसी सब के दौरान एक बार ये भी हुआ था कि जब सोवियत शिप्स को पता था कि यहाँ पे ऊपर से अमेरिकन सैटेलाइट्स गुजरने वाली हैं, तो उसी समय कुछ सोवियत सबमरीन्स भी पानी के ऊपर आई, सरफेस किया उन्होंने। ये चीज़ अमेरिकन को दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई यहाँ पे सोवियत सबमरीन्स हैं, सोवियत टास्क फोर्स है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर कोई किसी पे गलती से हमला कर दे तो एक बड़ा न्यूक्लियर आर्मेगेडॉन हो जाए। तो यूएस और सोवियत टास्क फोर्स चक्कर लगाते रहे, और फाइनली 8 जनवरी 1972 को ऊपर से ऑर्डर आ गया कि यूएस टास्क ग्रुप को यहाँ से निकल के इंडियन ओशन के रीजन से निकलना है। और इस तरह यहाँ पे जो यूएसएस एंटरप्राइज का जो एक छोटा सा एपिसोड था वो खत्म हो गया। इसके बारे में इंडियन रिस्पॉन्स कैसा था? तो पॉलिटिकल फ्रंट पे तो रिस्पॉन्स बहुत ही काम और नॉन शलान था। उनको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो सोच ही रहे थे कि क्योंकि अमेरिकन का ठीक ठाक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, तो वो कुछ इंटरवेंशन यहाँ करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर से सोवियट्स लगातार इंडियन नेवी को और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्फॉर्म कर रहे थे कि भाई वहाँ से शिप्स निकल चुकी हैं अमेरिका की और इस रीजन में आने वाली हैं। उसके ऊपर से क्योंकि सोवियट्स भी अपने टास्क फोर्स भेज रहे थे, तो पॉलिटिकल लीडरशिप में ऐसा कुछ नई बात नहीं थी उनके लिए कि अच्छा यहाँ पे अमेरिकन शिप्स आ रही हैं। दूसरी चीज़, उस समय ये नैरेटिव चल रहा था कि अमेरिकन्स ने यहाँ पे यूएसएस एंटरप्राइज को इसलिए भेजा क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया को जीत दिलाने में मदद करने के लिए सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स भेजी थी। इस बात को इंडिया ने पूरी तरह खारिज किया, क्योंकि यूएसएस एंटरप्राइज और उनका जो टास्क ग्रुप था वो पहले आया था इंडियन ओशन के रीजन में, और उसके बाद सोवियत यूनियन की फर्स्ट और सेकंड टास्क फोर्स आई थी। तो ये बात कि अमेरिकन वहाँ पे इसलिए आए क्योंकि सोवियत यूनियन टास्क फोर्स भेज रहे थे, ये बात सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यूएस ने जो टास्क ग्रुप यहाँ भेजा, क्या इसने वो चीज़ की जो यूएस की पॉलिटिकल लीडरशिप करना चाह रही थी? क्योंकि कमाल की बात यह है कि इस टास्क ग्रुप को कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए गए थे। उनको बस ये कहा गया था कि आपको इंडियन ओशन के रीजन में जाना है और वहाँ पे यूएस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्लियरली क्या करना है ये बताया नहीं गया था, और इसी वजह से यूएस के खुद के एडमिरल इस बात से बहुत नाखुश थे। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसिंजर जी ने अपनी किताब इन द वाइट हाउस ईयर्स में ये लिखा है कि क्योंकि उन्होंने इस टास्क ग्रुप को यहाँ पे भेजा, एक वो चीज़, और दूसरी चीज़ अमेरिकन्स सोवियत यूनियन के थ्रू दिल्ली पे प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोवियत यूनियन पे लगातार वो बता रहे थे कि हम अपनी शिप्स भेज रहे हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है। इन दोनों चीज़ों की वजह से टास्क ग्रुप भेजना प्लस सोवियत यूनियन के थ्रू प्रेशर बनाना, इन दोनों चीज़ों की वजह से ही ईस्ट पाकिस्तान में जीत हासिल करने के बाद इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हमला नहीं किया। ऐसा हेनरी किसिंजर जी अपनी किताब में कहते हैं। उनका ये मानना है कि अगर ये टास्क ग्रुप नहीं भेजा गया होता तो ऐसा हो सकता है कि इंडियन फोर्सेस जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल कर ली थी, वो सारी फोर्सेस को मोबिलाइज करते और फिर हमला होता पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ, और पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी इंडियंस अपने साथ मिला लेते। सोवियत एम्बेसडर की बात करें तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि उनकी जब वो एक समिट की तैयारी कर रहे थे यूएस के साथ, तो उसके दौरान उनकी किसिंजर से बात हुई थी, और वो ये कहते हैं कि किसिंजर ने उनसे ये बात कही कि 1971 के दिसंबर में जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में जो नेवी की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, थोड़ी हद से बाहर निकल गई थी, इतना ख़राब नहीं होना चाहिए था। और ये भी किसिंजर ने कहा कि उन्होंने इस टास्क ग्रुप को वापस बुला लिया और यहाँ पे लड़ाई हाथ से बाहर नहीं निकली, लड़ाई ख़त्म हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन ने इस बात का एश्योरेंस, इस बात का आश्वासन दिया था अमेरिकन्स को कि इंडिया का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो वेस्ट पाकिस्तान पे हमला करेंगे। और इस सब के बीच में इंडिया का क्या कहना था? तो इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर के बी लाल अपनी किताब में ये कहते हैं कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान का 16 दिसंबर के दिन सीज फायर हो गया और रिजल्ट निकल के आ गया, वहाँ पे इंडियन फोर्सेस की जीत हो गई, उसके बाद ये कुछ समय के लिए डिबेट था कि क्या वेस्ट पाकिस्तान में कोई मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। पर अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि अगर वेस्ट पाकिस्तान में कोई मेजर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा
तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ सकती है। और सेंट्रल एशिया में जो कौतूहल मचा हुआ है, जो टर्मोइल है, वो अभी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे है, वो भारत के बॉर्डर्स पे आ सकता है। इसी वजह से इंडियन लीडरशिप का बस ये ऑब्जेक्टिव था कि ईस्ट पाकिस्तान में जीत हासिल की जाए। वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में इतना मारकाट हो रहा है, लोग भाग भाग के इंडिया में आ रहे हैं, उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। वेस्ट पाकिस्तान को लेके कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन उस समय प्लान नहीं किया गया था। और इसीलिए ये कहना कि यूएसएस इंटरप्राइज के आने के वजह से ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई पे कुछ फ़र्क पड़ा या उनके आने के वजह से इंडिया ने अपना स्टांस चेंज किया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब यूएसएस इंटरप्राइज वहाँ पे आई तब ऑलरेडी ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई का फैसला हो चुका था। 16 दिसंबर को सरेंडर पे साइन हो गया था। तो यूएसएस इंटरप्राइज के आने का इंडिया की लीडरशिप की थिंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा एज फार एज वेस्ट पाकिस्तान इज कंसर्न। वेस्ट पाकिस्तान पे मिलिट्री ऑपरेशन करने का यहाँ कोई प्लान था ही नहीं। इस पूरे एपिसोड के बारे में इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड के जो उस समय हेड थे, वाइस एडमिरल कृष्णन, उन्होंने अपनी किताब में नो वे बट सरेंडर में लिखा है कि ये जो यूएसएस इंटरप्राइज की जो कवर स्टोरी बनाई गई थी कि यहाँ पे आ रही है अमेरिकन को इवैक्यूएट करने के लिए, ये सिर्फ एक बहाना था। सब जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि यूएसएस एंटरप्राइज कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पूरे करने की कोशिश करे। ऐसा एस्टिमेट लगाया गया इंडियन नेवी द्वारा उस समय कि ये 4 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, अपने कुछ मरीन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की फोर्स की हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज़, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो ग्राउंड ऑपरेशंस में पाकिस्तान की फोर्स की मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इनके प्लेन्स जो भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की शिप्स के ऊपर या जो हार्बर में शिप्स खड़ी हैं उनके ऊपर, उनको एंगेज कर सकते हैं। और चौथी चीज़, ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये कर सकता है कि जो भी शिप्स ईस्ट पाकिस्तान के हार्बर पे है, चिटागोंग हार्बर पे है, वहाँ से जो शिप्स निकलने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ऐसे ट्रूप्स हैं पाकिस्तान के, कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो अगर यहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये शिप मदद कर सकती है। ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, इसमें से टॉप 3 को तो डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उस समय पहली चीज़ तो ये क्लियर ही नहीं था कि ये जो टास्क ग्रुप यहाँ पे आया है, क्या उसमें इतने मरीन्स हैं क्या कि वो एक एक्चुअली ग्राउंड पे लैंडिंग करके वो पाकिस्तान की फोर्सेस की हेल्प कर सकते हैं। तो पहला केस बहुत ही अनलाइकली है। प्लस ये भी पता नहीं था कि क्या एक्चुअली अमेरिकन अपने ग्राउंड ट्रूप्स को इस लड़ाई में कमिट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वियतनाम में लड़ाई चली रही थी। दूसरी बात, अगर अमेरिकन ग्राउंड ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एयर कवर देते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स या इंडियन शिप्स को अटैक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडियन नेवी की यानी इंडिया की यूएस के साथ डायरेक्टली लड़ाई हो जाएगी। और ये चीज़ कोई भी होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि कृष्णन जी किताब में कहते हैं कि अगर इंडिया के साथ लड़ाई होती है अमेरिका की, तो अमेरिका जो वियतनाम में कर रहा था उससे 1000 गुना बड़ा चैलेंज उनको इंडिया में मिलता, क्योंकि इंडिया में किसी भी कीमत पे लड़ाई वो जीत नहीं सकते थे। जो चौथा पॉइंट था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इवैक्यूएशन में मदद कर सकता है, ये प्लॉजिबल था, ये होना लाइकली था। और इसीलिए वाइस एडमिरल कृष्णन ने ये ऑर्डर्स दिए कि ईस्ट पाकिस्तान में चिटागोंग हार्बर से और वहाँ एयरपोर्ट से जो भी प्लेन्स अगर कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिसर्स को इवैक्यूएट कर लें या ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर लें पानी के रास्ते से, ये नहीं होने देना चाहिए। और इसीलिए फिर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने जो चिटागोंग में एयरफील्ड थी और जो वहाँ पे हार्बर था, वहाँ पे जितनी भी शिप्स थी जो पाकिस्तान की कैमोफ्लेज शिप्स थी, उन सबको उन्होंने डैमेज कर दिया और कोई भी इवैक्यूएशन, ये जो बचने की कोशिश हो रही थी यहाँ से, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अगर यूएसएस एंटरप्राइज इतने नज़दीक आ भी जाती बे ऑफ बंगाल के कि यहाँ से जो शिप्स आ रही हैं, जो निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनको एयर कवर दे सके, तो अब ये कर दिया था इंडियन नेवी ने कि वहाँ से कोई शिप निकल ही नहीं सकती हैं, वो उस एयर कवर का फ़ायदा उठा ही नहीं सकती है। तो अल्टीमेटली यूएसएस एंटरप्राइज का कोई डिसाइसिव मिलिट्री एडवांटेज ना यूएस को और ना पाकिस्तान की फोर्सेस जो ईस्ट पाकिस्तान में लड़ रही थी उनको होता। पर यह जरूर हुआ इस यूएसएस एंटरप्राइज के एपिसोड के बाद कि इंडिया ने इस चीज़ को सीरियसली लिया कि अगर आपकी नेवी की प्रेजेंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत मजबूत है, तो आप कैसे सामने वाले कंट्री के ऊपर प्रेशर या साइकोलॉजिकल दबाव डाल सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस टर्म है गनबोट डिप्लोमेसी, यानी आप किसी दूसरे कंट्री के साथ ऊपर तो डिप्लोमेसी की बातें करते हैं, पर साथ ही आपने एक टास्क फोर्स भेज दी है वहाँ पे, या फिर अपने कुछ शिप्स का एक स्क्वाड्रन भेज दिया है, एक फ्लीट को भेज दिया है, वहीं पास में खड़ा कर दिया है कि हमारी बातचीत अगर फेल नहीं हुई तो मेरी शिप्स तो वहाँ पे हैं ही। तो ये गनबोट डिप्लोमेसी के लिए अमेरिका को अक्सर इस बात पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपनी कोई भी डिप्लोमेसी करते हैं तो इस तरह से ही करते हैं। इस एपिसोड के बाद फिर इंडियन नेवी ने इस बात पे गौर किया कि हमारी नेवी की प्रेजेंस
मजबूत होनी चाहिए। और फिर आने वाले सालों में इंडियन नेवी के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया गया, उनकी शिप्स की मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये एक जो एपिसोड था USS एंटरप्राइज का, इसको आज भी याद किया जाता है जब इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की एक साथ, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस की एक साथ बात होती है। क्योंकि मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, स्पेशली नेवी और एयरफोर्स के लिए। क्योंकि यहाँ क्लियरली नज़र आया कि ज़रूरत पड़ने पे कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन से ऐसी आर्म फोर्सेस है जो आपके सपोर्ट में आएंगी। अब इस पूरे एपिसोड को लेके बहुत बातें होती हैं, और जिस कंट्री के लोगों से आप बात करेंगे वो एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देंगे। अमेरिकन्स ने जो यहाँ पे किया उसके बारे में सबसे ज़्यादा गहरा, या आप कह सकते हैं जो सबसे अथॉरिटेटिव वॉइस है अमेरिकन्स की तरफ से, वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर की। उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी इन द वाइट हाउस ईयर्स, उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि उन्होंने लिखा क्या है। आर पैरामाउंट कंसर्न ट्रांसेंडेड द सबकॉन्टिनेंट। The Soviet Union could have restrained India. It chose not to. It had, in fact, actively encouraged war by signing the Friendship Treaty, giving diplomatic support to India's maximum demands, airlifting military supplies, and pledging to veto inconvenient resolutions in the UN Security Council. यानी वो ये कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन चाहता तो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, उनकी हेल्प नहीं करता, पर वो लगातार इंडिया की हेल्प कर रहे थे। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऐसे कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होने दे रहे थे जो कि इंडिया के अगेंस्ट काम करते। वो ये भी कहते हैं आगे, हैड वी फॉलोड द एडवाइस ऑफ आवर क्रिटिक्स, मैसिव पब्लिक डिसोसिएशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड कन्फ्रंटेशन विद इट इन द मोमेंट ऑफ डेस्परेशन, we would have been operating precisely as the US-Soviet condominium so dreaded by Peking. This almost surely would have undone our China initiative. यानी वो ये कह रहे हैं कि उस समय अमेरिकन जनता में भी बहुत लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का सपोर्ट यहाँ नहीं करना चाहिए, पर अगर वो ऐसा करते तो यूएस के चाइना के साथ रिलेशंस थोड़े खट्टे हो जाते, और चाइना के साथ वो एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाइना क्योंकि उस समय अमेरिका के साथ था, तो चाइना के किसी एलाई के साथ अगर साथ नहीं खड़ा हुआ यूएस तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाती, ऐसा हेनरी किसिंजर कहते हैं। ये भी कहते हैं कि ऑन December 2 Pakistani ambassador Raza delivered a letter from Yahya Khan to President Nixon invoking Article 1 of the 1959 bilateral agreement between the United States and Pakistan as the basis for US aid to Pakistan. The American obligation to Pakistan was thus formally raised. The treaty with Pakistan was identical to several other bilateral and multilateral agreements, all of which our pronouncements seem to cast into doubt. यानी उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 1959 की जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी को ऑफिशियली 2 दिसंबर को पाकिस्तान के एम्बेसडर ने प्रकट किया, और इस ट्रीटी का हवाला देते हुए अब अमेरिकन्स को USS एंटरप्राइज को यहाँ भेजना ही था। तो ये जो किताब है फ्रॉम ट्रांजिशन टू ट्रायम्फ, इसमें बहुत सारे मेजर इवेंट्स स्पेशली रिलेटेड टू इंडियन नेवी, इसके बारे में बात की गई है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।